Good morning, student. Today I will teach you Indian economy. Indian economics. In Indian economics, I would like to teach you features, problems and policy of agriculture. Okay. Now come on the topic. In this chapter, importance of agriculture in Indian economy. What is the importance of agriculture in India? The first importance is contribution to GDP. मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है? इंपॉर्टेंसी ये है कि ये हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो इन नेशनल इनकम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सारे के सारे हमारे नेशनल इनकम के पार्ट होते हैं. और एग्रीकल्चर क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. इसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और उसे मार्केट में सेल आउट किया जाता है. तो प्रोडक्शन किया गया जिसमें कुछ लेबर लगे, फिर और क्या हुआ भाई? उसमें कैपिटल भी लगा. तो लेबर लगा, कैपिटल लगा, और फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या मैंने वहां पर आपको बताया है? तो लैंड होएगा. तो लैंड पे ही तो एग्रीकल्चर किया जाता है और प्रॉफिट आता है. इसमें प्रॉफिट कहां से आएगा भाई? तो एंटरप्रेन्योर है. यहां पर एंटरप्रेन्योर कौन है? यहां पर एंटरप्रेन्योर फार्मर है. वो एंटरप्रेन्योर ना होकर फार्मर लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहा है और उसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन को वो मार्केट में बेचकर प्रॉफिट गेन कर रहा है. तो यहां पर उसका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में. इसलिए एग्रीकल्चर जो है उसका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है. यही तो इसकी इंपॉर्टेंस है. क्लियर है? एंड सेकंड वन इज सप्लाई ऑफ वेज गुड. यानी कि वेज मीन्स मजदूर और गुड्स मीन्स सामान. यानी कि मजदूरों के लिए भी ये गुड्स की सप्लाई करता है. क्लियर है? जो हमारा सबसे नीचे है, पायदान पर है, वो है लेबर क्लास. और उस लेबर क्लास की अपनी एक कैपेसिटी है जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर सकता है. तो उनके लिए भी सस्ते दामों पर गुड्स की सप्लाई यही एग्रीकल्चर के थ्रू ही होती है. ओके. एंड थर्ड इंपॉर्टेंस इज एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. क्लियर है? लोगों को ये सबसे ज्यादा रोजगार दिया हुआ है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंस इज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. जो भी हमारी इंडस्ट्री सेटअप की गई है यहां पर, उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? तो उसे रॉ मटेरियल ये एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है. तो जितने भी हमारे फिनिश गुड्स होते हैं कहां पर? इंडस्ट्री में. वो फिनिश गुड के लिए रॉ मटेरियल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस होती है. जैसे राइस को हम करते हैं, हम वीट को भी करते हैं. बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है? एंड नेक्स्ट वन इज वेल्थ ऑफ नेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर है? तो ये एग्रीकल्चर के
इंपॉर्टेंस है कि वो कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है और वो वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारी एक इनकम जनरेट होती है, इसलिए ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सप्लाई ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने बता दिया कि भारत का ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। ये अलग बात है कि यहां पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब आते हैं कि फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहां प्रोडक्टिविटी वेरी लो है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड के एरिया में हमारे यहां जो भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्रीज को देखें तो उतने ही एरिया में वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और हम बहुत कम प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मर है वो अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, उसके पास क्रेडिट नहीं है, पैसे नहीं है कि वो पैसे को इस एग्रीकल्चर में लगा सके। तो बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से वो एग्रीकल्चर हमारा लो प्रोडक्टिविटी बना हुआ है, क्योंकि फार्मर के पास पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर आते हैं। ये जो हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि यहां पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एक ही फैमिली के सारे लोग हैं और वो सारे लोग एक छोटे से ही लैंड पे खेती कर रहे हैं। उस लैंड में इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सारे लोग उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आता है। क्लियर है। तो ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर लोग लगे तो हुए हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फैमिली के अगर 5 लोग हैं और उन 5 लोगों में सिर्फ 2 लोग भी लगे रहेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना 5 लोग लगकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या भी कह सकते हैं और फीचर भी है। अतः डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हमारी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा किसी भी एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। और वाटर में आज भी, जब हम आजाद हुए थे तब तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमारे फार्मर आज भी डिपेंडेंट है किस पे? नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर मींस रेनफॉल पर। आज भी हमारी फार्मिंग रेनफॉल पर डिपेंड है, और अगर बारिश हुई तो प्रोडक्शन होएगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड करते हैं, जो कि न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों में आप बहुत सारी इस टाइप की न्यूज को सुनते हैं। अब आता है नेक्स्ट फीचर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की एक और फीचर भी है और प्रॉब्लम भी है। क्या है भाई? ये
सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें जो फार्मर होता है वो खुद के यूज के लिए फार्मिंग करता है कि हमारे पेट भरने के लिए हम फूड ग्रेन को जितना भी होगा उतना प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करेंगे। वो कभी भी सरप्लस के लिए कोशिश नहीं करता है। अगर सरप्लस प्रोडक्टिविटी होगी तो वो सरप्लस मार्केट में जाएगा तो उसमें खरीद होएगी, लोग उसे बाई करेंगे तो हमारा जीडीपी और ग्रो करेगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो फार्मर है वो खुद उस कोशिश में लगा रहता है कि हमारे खाने भर का फूड ग्रेन आ जाए। नेक्स्ट वन, स्मॉल होल्डिंग। हमारे यहां परिवार बढ़ते गए और लोगों की जमीनें छोटी होती गई। कौन सी जमीनें? एग्रीकल्चर लैंड। तो जब छोटी होल्डिंग्स होंगी, जब छोटी जमीनें होंगी, तो उस पे आप बहुत बड़े टेक्नोलॉजी का या बहुत ज्यादा ऐसा क्रिएटिव चीज नहीं कर पाएंगे कि जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। स्मॉल होल्डिंग्स में ही सिर्फ आप अपने खाने के लिए ही प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। अब आते हैं रिफॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म होना चाहिए या क्या किया जाए? ठीक है, तो यूज HYV शीट्स। HYV शीट्स का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी शीट। मतलब ऐसे शीट को हम यूज करें जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो उस शीट से। और इसको हमने फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में यूज भी करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 टू 68 में इंप्लीमेंट कराया गया था, जिसमें ये HYV शीट्स को यूज करके हाई प्रोडक्शन कराने की कोशिश की गई थी। और जिसमें कुछ हद तक हम कुछ चीजों में, जैसे वीट में, राइस में, हमने हाई प्रोडक्शन को अचीव करा था थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, थ्रू HYV शीट्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन, abolition ऑफ इंटरमीडिएट्स। हमारे एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब हमारे यहां कॉलोनियल रूल था तो उस समय फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडिएट्स हुआ करते थे, जिन्हें जमींदार कहते थे। और ये जमींदार क्या करते थे? फार्मर का एक्सटॉर्शन करते थे, चाहे वो लेवी के उससे, चाहे जो भी तरीके से। एक्सटॉर्शन करने की वजह से वो फार्मर बिल्कुल टूट जाता था और प्रोडक्शन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जमींदार उससे ज्यादा भाग लेकर चले जाते थे, जिससे उनमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता था, वो भी प्रोडक्शन को लेके, कि वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाना है तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स को खत्म करना होगा। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इन जमींदारी प्रथा को, इस रैयतवाड़ी प्रथा को फिनिश भी कर दिया था, जिसका आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेंट। कॉलोनियल रूल में भी एक हमारे साथ प्रॉब्लम यह थी कि वहां पर रेंट के लिए रेगुलेशन जो बनाया गया था, उसमें हाई रेंट का प्रावधान किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा रेंट वो फार्मर से ले रहे थे। और ज्यादा रेंट लेने की वजह से फार्मर क्या कर रहा था? फिर अगेन नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता था कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे फिर रेंट ज्यादा देना पड़ेगा।
तो इस वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहा था। तो अगर आपको रिफॉर्म करना है इंडियन इकोनॉमी में, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया भी है, तो उन्होंने रेंट के लिए एक रेगुलेशन बनाया है कि कभी भी हम एग्रीकल्चर गुड्स पे बहुत ज्यादा रेंट्स नहीं लेंगे। अगर मैक्सिमम रेंट लेंगे तो वो होगा 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये रिफॉर्म हमारे यहां किया भी गया है। क्लियर है? अब आते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग क्या है कि पहले क्या था, जमींदार जमीनों के मालिक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो फार्मर होता था वो कॉलोनियल रूल में इतना हाई रेंट होता था कि वो पे नहीं कर पाता था। पे ना कर पाने के कारण जमींदारों के पास वो जमीन का मालिकाना हक हो जाता था, वो उसके मालिक हो जाते थे, वो होल्डिंग उनकी हो जाती थी। क्लियर है? तो यहां पर उनके पास जमीनें बहुत हो गई। जमीन होने की वजह से एक पर्टिकुलर हैंड में ही बहुत ज्यादा लैंड हो गया, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्टेड होने लगा और बहुत सारे लोगों के पास फार्मिंग करने के लिए लैंड ही नहीं रह गई। तो सभी को लैंड मिलेगा तभी तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होगा कि सब अपने अपने तरीके से फार्मिंग करेंगे, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनके पास जमीनें कम रहेंगी तो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे फॉर प्रॉफिट करने के लिए। तो हमारे यहां इंडिया में भी सीलिंग की गई, यानी कि फार्मर के लैंड की एक लिमिटेशन निर्धारित कर दी गई कि इतना ही लैंड किसी एक फार्मर के पास हो सकती है। उससे ज्यादा अगर लैंड उसके पास पाई जाती है तो वो लैंड ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, और जो भी डिप्राइव होगा किससे, लैंड से, फार्मिंग लैंड से, उसे इनका सरप्लस लैंड दे दिया जाएगा। ठीक है? तो ये एग्रीकल्चर के रिफॉर्म में एक माइलस्टोन होता है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ एरिगेशन। कॉलोनियल रूल में हमारे यहां एरिगेशन पर ध्यान नहीं दिया गया था, और इस वजह से हमारा जो फार्मर था वो किस पे डिपेंडेंट था, रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करने के लिए जरूरी था कि इरिगेशन सेक्टर में एक्सपेंशन किया जाए, बहुत सारे कैनल्स बनाए जाए। और कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश करी थी, लेकिन किसके लिए, अपने फायदे के लिए। रॉ मटेरियल जहां पर भी प्रोड्यूस किया जाता था वो पर्टिकुलर एरिया में उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही उन्होंने कैनाल को एस्टैब्लिश किया था, बाकी कैनाल नहीं बनाया था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे और अपने फायदे के लिए ही वो काम करते थे। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूरोप से, ये यूरोप है, नीचे अफ्रीका है और यहां पर इंडिया है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अटलांटिक ओशियन में पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इंडिया आते थे। इस वजह से इनकी दूरी बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो ये चीज कम करने के लिए उन्होंने 1869 में यहां पर मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में एक कैनाल एस्टैब्लिश किया, जिसे सुएज कैनाल कहा जाता है। कभी एस्टैब्लिश करा था? 1869 में। किसके लिए करा था? कि इंडिया पर उन्हें आने में कम टाइम लगे। तो ये ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना फायदा देखते थे, अपने फायदे के लिए उन्होंने इंडिया में कैनाल एस्टैब्लिश किया था। लेकिन किस लिए किया था? कि उनके लंदन के, ब्रिटेन के फैक्ट्री के लिए जहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर वो कैनाल का एस्टैब्लिशमेंट किए कि यहां पर कैनाल से इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम फिनिश गुड्स देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट होएगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कहीं भी इरिगेशन को एक्सपैंड नहीं किया था। तो ये हमारे लिए जरूरी था जब हम आजाद हुए
कि हमें अपने एरिगेशन को एक्सपेंड करना था और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। क्लियर है? एंड नेक्स्ट वन, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। जब तक हमारे एग्रीकल्चर को क्रेडिट मनी नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा तब तक हमारे एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इस केसीसी पे बहुत ही लीस्ट रेट पे फार्मर को क्या कराया जाता है? क्रेडिट मनी अवेलेबल कराया जाता है, इसलिए ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और हाई प्रोडक्शन होगा, उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ये केसीसी का जो भी लोन होगा वो फिल कर देंगे। क्लियर है? तो रिफॉर्म में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स की जरूरत थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब तक फर्टिलाइजर्स का हमको यूज नहीं करेंगे, देख भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके हम अपने एग्रीकल्चर का रिफॉर्म कर सकते हैं, मीडिएटर्स को अबॉलिश करके कर सकते हैं, रेंट को हम रेगुलेट कर सकते हैं। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे, ज्यादा रेंट रहेगा तो कोई भी फार्मर सरप्लस प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सीलिंग लैंड होल्डिंग, किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा जमीनें नहीं रही, इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स के लिए रूल आया था। एक्सपेंशन और इरिगेशन, बहुत सारे कैनल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे जगहों पर डिप इरिगेशन चलता है, राजस्थान के एरिया में इस टाइप का बहुत सारा काम किया गया है और क्रेडिट प्रोवाइड करा के। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। एमएस स्वामीनाथन के पहल पर 1967 और 68 में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था और ये एक सक्सेस प्लान था। इसको सेकेंड टाइम 70 एंड 80s के एरा में भी अगेन इंप्लीमेंट किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। बहुत सारे ऐसे वैरायटी थे एग्रीकल्चर के जिसमें 70-80s में भी फायदा मिला, 67 to 68 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें हमें इससे बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। इस वजह से हमने 70 to 80 में दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, इसमें भी हमको प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसीलिए नाउअडेज थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें और हाई यील्ड वैरायटी के सीड का यूज करके रेस्ट ऑफ और जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनमें भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये है हमारा फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें इसका रिफॉर्म हम ऐसे ऐसे इन तरीकों से कर सकते हैं। हमारी इंपॉर्टेंस ये थी और इसके फीचर ये थे। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। इन सारी चीजों को ये नोट डाउन करके, इनकी चीजों को अगर आप एक बार कॉपी में जो हमने बताया उसे लिख डालेंगे तो फिर आपको इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू क्लास।